गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर वंदना अकोदिया, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में पढ़ा था। साथ ही हमने हाइड्रोक्सिक अम्ल, हैलो अम्ल, असंतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल, इन सब के बारे में पढ़ा। आपके सिलेबस में कार्बोक्सिलिक अम्लों के व्युत्पन्न भी यानी कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव भी मेंशन है। तो बच्चों, आज हम कार्बोक्सिलिक अम्लों के डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे। किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल के COOH समूह के OH समूह को किसी अन्य क्रियाशील परमाणु या समूह से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो जो यौगिक हमें मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? एसिड डेरिवेटिव। अब यहाँ पर देखिए, ये जो COH ग्रुप है इसको हमने रिप्लेस कर दिया Cl से, X से। ये X कुछ भी हो सकता है, Cl हो सकता है, OH OR हो सकता है, OCOOR एस्टर ग्रुप हो सकता है, अमीनो ग्रुप हो सकता है। यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्लों के व्युत्पन्न को एसिल व्युत्पन्न भी कहते हैं। कौन से व्युत्पन्न कह सकते हैं? एसाइल डेरिवेटिव्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एसिल समूह यानी RCO ये एसाइल ग्रुप है, ये मौजूद होता है। और किसी क्रियाशील ऋण विद्युतीय परमाणु या समूह से जुड़ा रहता है, यानी कि या तो जो समूह है वो कम से कम एक अबंधी या एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें जरूर होता है। यह क्रियाशील परमाणु या समूह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में प्रतिस्थापित किया जा सकता है। अब जो एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं उनके अंदर भी एसिल समूह यानी जो एसाइल समूह की बात करी वो उनके अंदर भी मौजूद होता है, लेकिन इनमें एसिल समूह से जुड़े परमाणु या समूह को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापी अभिक्रिया में प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। इस कारण बच्चों, एल्डिहाइड और कीटोन जो है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं प्रदर्शित नहीं कर सकते, यानी यहाँ से हम हाइड्रोजन या यहाँ से R को रिप्लेस नहीं कर सकते। मगर एसिड ग्रुप्स की यदि हम बात करें तो जो कार्बोक्सिल अम्लों के जो डेरिवेटिव हैं वो से इस ग्रुप को आराम से हम निकाल सकते हैं। अब देखिए बच्चों, कौन कौन से ऐसे डेरिवेटिव्स होते हैं। यदि हम OH को रिप्लेस करें Cl से तो हमको यहाँ पर एसिड क्लोराइड मिलता है। यदि OR ग्रुप जुड़ जाए तो एस्टर में कन्वर्ट हो जाता है। यदि उसकी जगह एस्टर ग्रुप जुड़ जाए तो एनहाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाता है। NH2 ग्रुप जुड़े तो हमारा यहाँ पर हमें अमाइड हमें एज ए एसिड डेरिवेटिव्स के रूप में हमें मिलता है। तो इन्हें जो ये हमारे जो एसिड डेरिवेटिव्स हैं इन्हें हम जनरली कार्बोक्सिलिक एसिड्स के डेरिवेटिव्स कहते हैं, क्योंकि यदि हम इनका हाइड्रोलिसिस करें तो ये वापस से एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एसाइल ग्रुप लिया, इसका हाइड्रोलिसिस कराया है तो ये वापस से एसिड में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह आप एस्टर को देखिए, हाइड्रोलिसिस कराने पर वो एसिड में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह जो एनहाइड्राइड है इसका यदि हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये भी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह अमाइड का हाइड्रोलिसिस कराने पर भी ये अमोनिया गैस निकालता है और एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि जो OH ग्रुप है उसको रिप्लेस करके हम कोई भी ग्रुप जोड़ते हैं उसके हाइड्रोलिसिस से हमें वापस से एसिड में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। अब बच्चों, अगला आता है इसका नामकरण यानी नॉमेनक्लेचर। तो फर्स्ट आता है आपका अम्ल क्लोराइड्स यानी एसिड। तो जो अम्ल क्लोराइड हो उनको एसिड क्लोराइड भी कहते हैं। और अम्ल क्लोराइड के नामकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। आप यहाँ पर एग्जांपल देखिए, ये है इथेनॉयल क्लोराइड, ये है प्रोपेनॉयल क्लोराइड, ये साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइल क्लोराइड और ये बेंजोइल क्लोराइड हो गया। अब ये जो एसिड डेरिवेटिव्स हैं इनके नामकरण में हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे कि अनुरूप अम्ल के अंत में इक हटाकर हम इक क्लोराइड लगा देते हैं, या अनुरूप एल्केन में अंग्रेजी के अंत में ई हटाकर हम आयोल क्लोराइड जोड़ देते हैं, या फिर हम कार्बोक्सिलिक अम्ल को हटाकर कार्बोनिल क्लोराइड को जोड़ देते हैं। अब अगला एग्जाम्पल आता है हमारे पास एस्टर का। जो एस्टर के नामकरण के लिए है, अनुरूप अम्ल के नाम के अंत में इक अम्ल हटाकर एट जोड़ देते हैं तथा इस प्रकार से प्राप्त अम्ल के पहले कार्बोक्सिल समूह के ऑक्सीजन से जुड़े एल्किल समूह का नाम हम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, ये कार्बोनाइल ऑक्सीजन है और ये आपका कार्बोक्सिलिक ऑक्सीजन है। तो हमने जो लिखा है वो इथाइल कार्बोनेट, इसी तरह मिथाइल 3 ब्रोमोब्यूटेनेट, इसी तरह नीचे देखिए इथाइल साइक्लोहेक्साइल
मिथेनोएट, ये इसका नामकरण हो गया। इसी तरह यदि हम साइक्लिक एस्टर की बात करें, तो जो चक्रीय एस्टर होते हैं वे लैक्टोन कहलाते हैं और कार्बन श्रृंखला की लंबाई को साधारण नाम से लिखा जाता है तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल से जुड़े कार्बन को ग्रीक शब्द द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों ये आप देखिए, ये लैक्टोन है, ये इसकी अल्फा पोजीशन है, ये इसकी बीटा पोजीशन है, तो इसका नामकरण हमने किया है बीटा ब्यूटेरोलैक्टोन। इसी तरह से गामा पोजीशन पे गामा ब्यूटेरोलैक्टोन, इसी तरह से ये गामा पोजीशन है क्रेपोलैक्टोन। तो बच्चों इस तरह से हम साइक्लिक कीटोन से उनका नामकरण कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों आता है अम्ल एनहाइड्राइड, यानी कि जो एनहाइड्राइड है उसका नामकरण कैसे करेंगे। तो किसी मोनोकार्बोक्सिल अम्ल के दो अणुओं के परस्पर के दोनों कार्बोक्सिल समूह की पारंपरिक क्रिया के फलस्वरूप एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और जो यौगिक हमें प्राप्त होता है उससे हम क्या बोलते हैं, एनहाइड्राइड। यानी कि दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करी है और हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिला है वो आपका है हमारा एनहाइड्राइड। अब एनहाइड्राइड भी बच्चों दो तरह के होते हैं, साधारण या सम्मित अम्ल एनहाइड्राइड, यानी कि सिंपल एंड सिमेट्रिकल एसिड एनहाइड्राइड्स हो गए। यानी कि यदि पारस्परिक क्रियाकारक कार्बोक्सिल अम्ल के यदि दोनों अणु समान हैं तो हम उसे बोलेंगे सम्मित एनहाइड्राइड या सिंपल एनहाइड्राइड बोलेंगे। और इनके नामकरण के अम्ल के अंत में हम अम्ल हटाकर एनहाइड्राइड उसको यूज करते हैं। जैसे कि आप फर्स्ट एग्जांपल देखिए, ये है आपका इथेनोइक एनहाइड्राइड, इसी तरह ये हो गया आपका बेंजोइक एनहाइड्राइड, इसी तरह ये हो गया सक्सिनिक एनहाइड्राइड। अब यदि हम अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड्स की बात करें या मिश्रित की बात करें, मिक्स्ड एनहाइड्राइड्स की बात करें, तो मिक्स एनहाइड्राइड क्या होंगे कि दो असमान कार्बोक्सिल अम्ल के दो अणुओं से प्राप्त होने वाले अम्ल एनहाइड्राइड मिश्रित या असम्मित अम्ल एनहाइड्राइड कहलाते हैं। इनके नामकरण में दोनों अम्ल समूह को एनहाइड्राइड से पहले अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखा जाता है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल आप देखिए, फर्स्ट हो गया आपका इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। अब ये आपका इथेनोइक हो गया पूरा और ये आपका प्रोपेनोइक हो गया। इसी तरह है बेंजोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड। अब अगला आता है आपका एसिड अमाइड से। अब जो किसी कार्बोक्सिल अम्ल का जो COH समूह में से OH के स्थान पर यदि जो आपका OH है उसके स्थान पर यदि NH2 समूह जुड़ जाए, अमीनो समूह जुड़ जाए, तो हम बोलेंगे कि वो कार्बोक्सिल अम्लों के अमाइड हैं और उन्हें अम्ल अमाइड भी कहते हैं। और यहाँ पर एग्जाम्पल आप देखिए अम्ल अमाइड के, फर्स्ट है आपका इथेनेमाइड, 3 क्लोरोब्यूटेनेमाइड, बेंजामाइड, साइक्लोहेक्सा कार्बोक्सामाइड। अब यदि जो अमीनो समूह है, यदि अमाइड के नामकरण में हम प्रतिस्थापी का नाम पैतृक अमाइड के नाम से पहले लिख देते हैं और प्रतिस्थापी के नाम से पहले अंग्रेजी वर्ण वाला का जो अक्षर होता है कैपिटल N है उसे अपन साथ में मेंशन करते हैं, प्रयुक्त करते हैं, तो नाइट्रोजन प्रतिस्थापी के रूप में उसको लिखा जाता है। तो बच्चों यहाँ पर आप नामकरण देखिए कि यहाँ पर CH3 जुड़ा हुआ N से, तो यहाँ हमने लिखा है पहले N मिथाइल प्रोपेनामाइड, ये पूरा आपका अमाइड हो गया। अब इसी तरह से बच्चों यहाँ इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहाँ पर CH3, तो हम यहाँ लिखेंगे N इथाइल N मिथाइल ब्यूटेनामाइड। इसी तरह से बच्चों यदि हम चक्रीय एमाइड्स की बात करें, यदि हम साइक्लिक की बात करें तो चक्रीय एमाइड को हम लैक्टम कहते हैं और इसका नामकरण लैक्टोनों के समान किया जाता है और कार्बन श्रृंखला की लंबाई साधारण नाम से निर्दिष्ट की जाती है तथा नाइट्रोजन से जुड़े कार्बन को ग्रीक शब्द द्वारा दर्शाया जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए कि फर्स्ट हमारा अल्फा बीटा गामा डेल हो गया, तो हम इसे कहेंगे डेल वेलेरोलैक्टम। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल आप देखिए, ये है आपका गामा कैप्रोलैक्टम। इसी तरह से आपका अगला हो गया गामा वेलेरोलैक्टम। अब अगला पॉइंट आता है स्ट्रक्चर, यानी कि संरचना। अब जो कार्बोनिक एसिड डेरिवेटिव्स हैं उनकी संरचना किस प्रकार से होती है। तो जो कार्बोक्सिल अम्ल के व्युत्पन्नों की संरचना में दो समूह के योग होते हैं। तो पहला कौन सा समूह है, एसिल समूह, और दूसरा होता है जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन युग्म है, जो उसमें जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो होता है, यानी कि Cl है, OR है, या एस्टर ग्रुप है, या NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस तरह से होगा।
जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं उनपे एसिड समूह के समान ही होता है इसमें भी। लेकिन अन्य व्युत्पन्नों में एसिड समूह किसी क्रियाशील परमाणु या समूह जिस पर कम से कम एक सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म होता है से जुड़ा होता है। यानी कि यदि हम एल्डिहाइड और कीटोन की बात करें तो आप देखिए यहाँ पे ये CHO ग्रुप जुड़ा है, यानी कि जो आपका एक ग्रुप जुड़ा हुआ हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, वहीं यहाँ पर जो आपका ये ग्रुप जुड़ा हुआ है Cl से जुड़ा हुआ है। तो ये डिफरेंस होता है एल्डिहाइड, कीटोन और आपके जो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं उनके बीच में। तो जो आपके अम्ल व्युत्पन्न होते हैं उनमें कार्बोनिल समूह का जो संक्रमण होता है वो sp3 संकरित होता है और इसमें तीनों sp2 संकरित होता है और अपने तीनों sp2 संकरित कक्षक सिग्मा बंध बनाने में प्रयुक्त करता है। तो कार्बोनिल ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बंध बनाने में होता है, दूसरा अल्फा कार्बन के साथ सिग्मा बंध बनाने में, और तीसरा समूह जो भी आपका डेरिवेटिव जुड़ा हुआ है Cl है, OR है या अमीनो ग्रुप है उसके साथ सिग्मा बंध बनाने में। तो जो कार्बोनिल समूह के कार्बन से जुड़े तीनों परमाणु एक ही तल में स्थित होते हैं और 120 डिग्री के कोण पर होते हैं। यानी आप यहाँ पर देखिए सब में जो उनका जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री होता है। अब जो कार्बोनिल समूह जो है वो उसका जो ऑक्सीजन होता है वो भी sp2 संकरित होता है। इसमें एक sp2 संकरित कक्षक कार्बोनिल कार्बन के sp2 संकरित कक्षक के साथ समाक्षी अतिव्यापन से सिग्मा बंध बनाता है तथा जो दोनों sp2 संकरित कक्षकों में से जो एक जो पेयर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं कि कार्बोनिल ऑक्सीजन पर स्थित जो असंकरित p कक्षक है, यानी कि जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होता है, वो क्या करेगा कि वो कार्बोनिल कार्बन का जो असंकरित p कक्षक है उसके साथ ये समपार्श्विक अतिव्यापन करता है और एक पाई बॉन्ड बनाता है। ये देखिए यहाँ पर ये पाई बॉन्ड, ये ऑक्सीजन का हो गया आपका अनहाइब्रिड ऑर्बिटल और ये आपका कार्बन का हो गया। तो इससे हमें क्या मिला, हमें पाई बॉन्ड मिला और दोनों जो है ये sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं। अतः इस प्रकार जो कार्बोनिल समूह में कार्बन ऑक्सीजन से द्विबंध द्वारा जुड़ा रहता है जिसमें एक सिग्मा बंध और एक पाई बंध होता है और नीचे अपन ने इसको पूरा फिगर के अंदर दिखा है। अब जो कार्बोनिल समूह होता है उसके कार्बन से जुड़े हुए X के परमाणु, यानी कि यदि Cl है तो एसिल क्लोराइड में या O है एस्टर के अंदर ऑक्सीजन होगा, एनहाइड्राइड में भी ऑक्सीजन होगा और नाइट्रोजन होगा अमाइड के अंदर का जो p कक्षक में आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। यह p कक्षक कार्बोनिल कार्बन के p कक्षक तथा कार्बोनिल ऑक्सीजन के p कक्षक से समपार्श्विक अतिव्यापन द्वारा विस्तारित पाई तंत्र बनाता है जिसके कारण पाई इलेक्ट्रॉन विस्थानीकृत हो जाते हैं। यानी कि बच्चों अब आप यहाँ पर देखिए कि जो आपका X ग्रुप जुड़ा हुआ है इसके जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन के साथ में भी क्या करेंगे, डीलोकलाइज बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे और जो आपका पूरा पाई सिस्टम है वो डीलोकलाइज हो जाता है और इसीलिए जो X समूह के जो परमाणु है वो अबंधी इलेक्ट्रॉन कार्बन ऑक्सीजन द्विबंध के पाई तंत्र के साथ अंतःक्रिया करके इसके अणु को बहुत ज़्यादा स्टेबल बना देते हैं। अब अम्ल व्युत्पन्न में जो पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण होता है उसका यदि हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें तो बच्चा ये देखो कि यहाँ पर किस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं और ये जो हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमें जो देखने को मिले हैं इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर बच्चों आप देखिए कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी देते हैं और हमेशा जितनी भी अनुनादी संरचनाएं मिलती हैं वो किसी भी कार्बनिक यौगिक मॉलिक्यूल है, यौगिक है, उसको स्टेबिलिटी प्रदान करती है। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो ये ऑलरेडी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा और आपका यहाँ पे जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ चला गया और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। जो एक्स समूह की जो इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की जो क्षमता होती है वो बढ़ने के साथ साथ अनुनाद का जो स्थायित्व होता है, यानी कि जो आपका एक्स है जितनी ज़्यादा इसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होगी उतना ही वो स्टेबिलिटी को, जो मॉलिक्यूल है उसकी स्टेबिलिटी को वो बढ़ाता जाएगा। परंतु इस प्रकार का स्थायित्व एल्डिहाइड और कीटोन जो है उन कार्बोनिल में संभव नहीं होता है। तो बच्चों यहाँ पर आप देखिए कि जो एल्डिहाइड है उसके अंदर देखिए प्रोटॉन जुड़ा हुआ है और यहाँ पर आर ग्रुप जुड़ा हुआ है। आर में कोई भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, CH3 ग्रुप है, इसमें किसी भी तरह का लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से ये रेजोनेंस नहीं कर पाता है। इसी तरह से यहाँ पर प्रोटॉन जुड़ा हुआ है, प्रोटॉन के पास भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है और इस वजह से ये भी अनुनाद
नहीं कर पाता है। लेकिन यदि हम यहाँ पर बात करें एसिड डेरिवेटिव्स की, तो यहाँ पर जो X ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेज़ेंट होता है, चाहे वो NH2 ग्रुप हो, चाहे वो ऑक्सीजन के लिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो Cl हो, उस पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेज़ेंट होता है। और इन्हीं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये क्या करते हैं, ये स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं, और जो आपके जो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं, आपके जितने भी जो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं, वो स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं, और आपका जो मॉलिक्यूल होता है, जो आपका एसिड डेरिवेटिव होता है, वो आपका जो एल्डिहाइड है और कीटोन है, उसके कंपैरेटिवली अधिक स्थायी हो जाता है। और इनकी अधिक स्थायित्वता होने की वजह से ही ये एसिड डेरिवेटिव रेजोनेंस की वजह से ही ये बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। तो बच्चों, आज हमने एसिड डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।